हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ ही अपनी ग्रुप थ्योरी चल रही है। मैंने ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर्स डाले हुए हैं और उनके लिए मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप ग्रुप थ्योरी तक पहुंच जाए और वहां पर सारे वीडियोस आप देखिए। मैंने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट की है और थोड़े बहुत जो लेक्चर बचे हुए हैं वो लेक्चर पर डे आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जिस तरह से मेरे रेगुलर एक हर दिन आते हैं लेक्चर, इसी तरह से मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के भी हर दिन लेक्चर आपको अपलोड होंगे। आपके पास लीनियर अलजेब्रा के हर दिन लेक्चर मिलते जाएंगे ताकि आपकी एजुकेशन अच्छे से हो, आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाई है बिल्कुल डीपली, इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा में विद प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले, तो विद प्रॉब्लम्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी। तो बढ़ते अपन लेक्चर्स की तरफ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का और इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। तो गाइस, अब इस लेक्चर में अपन बेसिस एंड डायमेंशन पर कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में भी अपन ने वेक्टर स्पेस और सब स्पेस पर क्वेश्चन देखे थे बेसिस और डायमेंशन के। अब यहाँ पर अपन कुछ और क्वेश्चन देख रहे हैं, तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेट v इक्वल टू मेरा क्या है, a इक्वल टू aij n/n। ये क्या है मेरा n/n, यानी कि मेरी मैट्रिक्स जो भी है वो कौन से ऑर्डर की है, n क्रॉस n ऑर्डर की है और aij एलिमेंट ऑफ r है और फील्ड क्या है मेरा, ओवर r। फील्ड मेरा ओवर r है। तो w1 इक्वल टू a एलिमेंट ऑफ v और a इक्वल टू a ट्रांसपोज। इसकी मुझे क्या करनी है, इसकी मुझे डायमेंशन निकालनी और बेसिस निकालना क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो इसका निकालने के लिए मेरे पास दो मेथड है। कौन कौन से मेथड, एक तो फॉर्मूला अप्रोच है। क्या है अप्रोच कि डायमेंशन ऑफ w इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस नंबर ऑफ एलाई रेस्ट्रिक्शंस, यही है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड मेरे पास ये हो सकता है कि नंबर ऑफ एलाई कंडीशंस। ऑब्वियस सी बात है। तो देखो फर्स्ट मेथड लगाता हूं मैं पहले। ठीक है, फर्स्ट मेथड लगाता हूं। तो सबसे पहले तो इसको मैं 3/3 में ले लेता हूं। ठीक है, जब भी आपको इस तरह से कोई बड़ा दिखे ना, बड़े ऑर्डर में दिखे, बड़े ऑर्डर में दिखे तो आप इसको छोटे ऑर्डर में करने की कोशिश करो पहले। अगर आपसे छोटे ऑर्डर में हो रहा है तो आप पहले छोटे में करके फिर बड़े में जाओ। तो देखो a11 a12 a13 a21 a22 a23। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी कि भाई a इक्वल टू a ट्रांसपोज, यानी कि aij मेरा aj i के इक्वल होता है। किसके इक्वल, aj i के इक्वल। ये अपनी 12th क्लास में आ जाता है। ओके, तो देखो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये मेरा किसके इक्वल है, a इक्वल टू a ट्रांसपोज, यानी कि इस रो को मैं कॉलम में लिख दूंगा। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये मेरा इसके इक्वल है। ओके, तो अब मेरे पास कौन सी अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच तो कि भाई डायमेंशन ऑफ w इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस नंबर ऑफ li रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये है मेरे पास। तो देखो li रेस्ट्रिक्शन निकालते हैं अपन, यानी कि डिपेंडेंसी क्या है। तो सबसे पहले a11 इक्वल टू a11 इक्वल टू a11। अब मैं कहूँ आपसे कि 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 5 इक्वल टू 5, तो इसमें क्या किसी कोई डिपेंडेंसी निकल रही है क्या, डिपेंडेंसी नहीं है कि भाई 1 तो 1 के ही इक्वल होगा, 2 के ही इक्वल होगा, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इस तरह से a11 पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, अगला देखो a12, इस पे देखो a12 किसके इक्वल है, a21 के। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मुझे a21 लिखना होगा, जब भी मुझे a21 लिखना होगा तो मैं a12 के इक्वल लिख दूंगा। जो भी मेरा a12 होगा वही मेरा a21 होगा। ठीक है, तो अच्छा है कि मैं एक ही फाइंड कर लूं, दो मुझे अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं है। दोनों के लिए मुझे अलग अलग बेसिस लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। तो देख लो, और ये देखो a12 माइनस a21 इक्वल टू 0। अपन लिखते हैं ना भाई अल्फा v1
अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 इक्वल टू 0, तो अल्फा 1 को मेरा 1 ले लो, अल्फा 2 को मेरा -1 ले लो। डिपेंडेंट हो गए। कितनी कंडीशन आई? एक कंडीशन ये रही, ठीक है। तो यानी कि ये मेरी कंडीशन में आ गया, तो इसको हटाओ, ठीक है। अगला देखो a13 इक्वल टू a31, ठीक है। तो देखो अगर मुझे a31 लिखना है तो मेरे पास अगर a13 है तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से मान लो मुझे a13 लिखना है, अब मुझे a13 लिखना है, तो a13 को फाइंड करने से अच्छा है कि अगर मेरे पास a31 अवेलेबल है तो मैं वही लिख दूं, क्योंकि दोनों इक्वल है। और ये क्या है? डिपेंडेंसी तो है, ये ऊपर वाले की तरह कि a13 माइनस a31 इक्वल टू 0, डिपेंडेंसी तो है। तो मेरे पास एक कंडीशन ये निकल गई, एक रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो देखो ये इसको हटा सकते हो, क्योंकि ये क्या है? ये a13 के तो इक्वल है। आगे बात समझ में? तो एक तो ये इंडिपेंडेंट, ये अगर मेरे पास ये है तो मैं a31 आसानी से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट रो हो गई मेरे पास। सेकंड रो में ये एलिमेंट तो हट ही गया, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। a22 इक्वल टू a22, वही वापस a11 वाला केस आ गया, कोई डिपेंडेंसी नहीं है इनमें। भाई अगर आप ऐसे करोगे a22 माइनस a22 इक्वल टू 0, तो ये साइड भी तो 0 हुई ना, ये साइड भी 0 हुई, ओके। तो क्या कोई डिपेंडेंसी निकल पाई? नहीं निकल पाई। तो यानी कि ये भी क्या है? ये भी मेरा क्या है? इंडिपेंडेंट है। अब a23 मेरा a32 के इक्वल है, ओके। a23 a32 के इक्वल है, यानी कि ये भी मेरा हट जाएगा, a23 मेरा a32 के इक्वल है, तो ये मेरा इंडिपेंडेंट, ठीक है। और सिमिलरली ये इंडिपेंडेंट, क्योंकि a33 मेरा a33 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो देखो कितनी कंडीशन हटी? 1 2 3, कितनी? 1 2 3। तो डायमेंशन ऑफ v क्या होगी भाई? 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स ली ना मैंने, तो क्या होगी? 3 इंटू 3 माइनस नंबर ऑफ एलाइन रिस्ट्रिक्शन 3, तो कितनी हुई है? 6 हुई। कितनी हुई? 6 हुई मेरे पास, ठीक है। अब अपन इसको आप याद रखना कि भाई अगर मेरे पास ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3x3 है, तो 6 हुई। अब अपन इसको n/n में लेके चलते हैं। किसमें? n/n में लेके चलते हैं, और उसको मैं दोनों अप्रोच से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो डेफिनेशन याद रखना कि भाई aij इक्वल टू aji, और जिस तरह से मैंने 3x3 में समझाया ना, उसी तरह से अपना सेम टू सेम n/n में चलेगा। तो मैं 2 मैट्रिक्स लिखने के बजाय एक ही मैट्रिक्स में समझाऊंगा अब आपको, ठीक है। a11 a12 a13 a14 a1n, a21 a22 a23 a24, ओके, a2n, a31 a32 a33 a34 a3n, इस तरह चलता था an1 an2 an3 an4 an, ये मेरी क्या है? ये मेरी a है, a इक्वल टू a ट्रांसपोज, ठीक है। मुझे w1 में करना है, तो a11 a22 a33 इन पे तो कोई कंडीशन निकलेगी नहीं, ठीक है। इन पे तो कोई कंडीशन निकलेगी नहीं। वही 3x3 वाला केस जैसे समझाया था, सेम टू सेम वही केस। पहले मैं वही फॉर्मूला को अप्रोच लगाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखो a12 a21 ये दोनों इक्वल है मेरे पास, तो यानी कि इस एलआई कंडीशन को इसको हटा दो, ये डिपेंडेंट हो जाएगा इस पे। a12 को मैं एलआई ले रहा हूँ, तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि a21 मेरा किसके इक्वल है? a12 के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह a13 मेरा a31 के इक्वल हो जाएगा, और a23 ये मेरा a32 के इक्वल हो जाएगा, तो ये कंडीशन हट जाएगी, ये एलआई हो गए। अगले में a14 मेरा नीचे a41 आएगा, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये कंडीशन हट जाएगी मेरे पास, क्योंकि अगर जब भी मुझे a41 लिखना होगा तो मैं डायरेक्ट a14 की वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, ये हटेगा मेरे पास, ये हटेगा, इसके नीचे एक और हटेगा, ये a44 आएगा ना, अगला तो क्या आएगा? a44, तो ये मेरी एलआई रिस्ट्रिक्शन बनेगी। बाकी देखो 3 हट गए। इस तरह a24 ये a42 है, ये देखो इससे हट गया। a34 ये a43 है, ये इससे हट गया। तो देखो डायगोनल के नीचे सारे के सारे सब के सब क्या होंगे? 0 होंगे। सबके सब क्या है? डिपेंडेंट मान लिया मैंने, ओके। डिपेंडेंट आ रहे हैं डायगोनल के नीचे के सारे। तो कितनी रिस्ट्रिक्शन आई? कितने इक्वल आ रहे हैं? एक दूसरे के इक्वल कितने आ रहे हैं? यहाँ पर एक इक्वल आ गया,
यहाँ पे 2 इक्वल आ गए, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे कितने आएंगे बताओ। फर्स्ट रो में कितने थे इक्वल, फर्स्ट रो में क्या कोई हटा, पूरे के पूरे एलिमेंट आएंगे, ये पूरे के पूरे एल कंडीशंस में गिने जाएंगे, कोई हटा। तो देखो इसमें तो नहीं हटा, तो इसमें 0 है, इसमें कितना है 0, फर्स्ट रो में 0 है, सेकंड रो में 1 है, थर्ड रो में 2 है, फोर्थ रो में 3 है, तो nth रो में क्या होगा n-1, ऑब्वियस सी बात है, यही होगा। तो देखो फॉर्मूला अप्रोच लगाते हैं अपन, क्या, डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस नंबर ऑफ Li रेस्ट्रिक्शंस, यही है। डायमेंशन ऑफ V कितना है मेरे पास भाई, n बाई n की मैट्रिक्स है, एलिमेंट R के हैं ओवर R है, मैंने करवाया आपको पहले, n स्क्वायर माइनस नंबर ऑफ Li रेस्ट्रिक्शन कितनी हुई, तो 1 2 3 4 5 अप टू n-1। तो देखो करो इसको, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n-1, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस इसका सम कितना होगा, समेशन ऑफ n-1, यानी कि n स्क्वायर माइनस n-1 बाई 2, यानी कि n+1 बाई 2। ये मेरा इसका आंसर आ रहा है डायमेंशन ऑफ W1 का, डायमेंशन ऑफ W1 का, जब n बाई n की मैट्रिक्स है। जब मैंने लार्ज ऑर्डर में कर दिया ना इसको n बाई n, तब मेरे पास आंसर n इंटू n+1 बाई 2 आएगा। अब अपन ने 3/3 समझा था लास्ट, n क्या था वहां पे 3 था, n क्या था 3 था, तो आंसर कितना आया था मेरे पास 6। चेक करो, n को 3 रखेंगे अपन, 3 इंटू 3 + 1 4/2, देख लो 6 आ रहा है मेरे पास, ये भी 6 आ रहा है, यानी कि ये सही है। तो ये क्या हुआ मेरा फॉर्मूला अप्रोच हुआ, क्या हुआ मेरा फॉर्मूला अप्रोच हुआ। अब अपन जो आइडियल अप्रोच है वो अप्रोच लगाते हैं अपन, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, ये आप समझ गए होंगे। अगला देखो कौन सा अप्रोच, अपन किसी भी सेट की, किसी भी वेक्टर स्पेस बोल लो, सब स्पेस बोल लो, किसी की अपन अगर डायमेंशन निकालते हैं तो क्या करते हैं अपन, नंबर ऑफ Li एलिमेंट्स इन द बेसिस, बेसिस नहीं है अभी, बेसिस भी दिखा दूंगा आपको इसका मैं, ठीक है, अभी बेसिस भी दिखाऊंगा, लेकिन क्या करते हैं नंबर ऑफ Li एलिमेंट्स। तो देखो ये तो रिस्ट्रिक्शंस थे मेरे पास, तो इनको तो हटाता हूँ मैं अभी, इनको मैं हटा रहा हूँ अब, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दी मैंने। अब नंबर ऑफ Li एलिमेंट्स देखो कितने हैं इस मैट्रिक्स में, ये क्रॉस क्रॉस वाले, ये तो क्या थे LD एलिमेंट्स थे, कि भाई मेरा an3 मेरा a3n के इक्वल होगा, an3 मेरा a3n के इक्वल होगा। तो ये तो क्या था, ये तो डिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट कौन से हैं, ये ऊपर वाले। तो ऊपर कितने हैं यहाँ पे, फर्स्ट रो में देखो कितने एलिमेंट है जो इंडिपेंडेंट है, n, फर्स्ट रो में n एलिमेंट है, उल्टे चलो सेकंड रो में कितने हैं, बस ये एक एलिमेंट हटाए, बाकी पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट है, कितने n-1। इसी तरह से इधर n-2, फिर n-3, तो लास्ट में कितने आएंगे, कितने हैं इंडिपेंडेंट, लास्ट में 1, ओके, लास्ट में कितने हैं 1। तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या होगा, नंबर ऑफ Li एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास, 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n। यहाँ पर n है, रेस्ट्रिक्शंस में n-1 थे, ओके, यहाँ पर n है। तो देखो समेशन n, यानी कि n इंटू n+1 बाई 2, ये मेरा आंसर होगा। कब, जब Aij मेरे R से होंगे और ओवर R होगा, ठीक है। तो ये मेरा इतना हुआ। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूं, मैं इसको R की जगह अगर करता हूं मैं C, क्या करता हूं मैं C, यानी कि Aij में कहां से ले रहा हूं, C से ले रहा हूं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। तो आंसर का आइडिया आपको लग जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, कि अगर मेरा फील्ड ओवर R है, फील्ड क्या है मेरा R है, एलिमेंट कहां से आ रहे हैं, C से आ रहे हैं, तो बेसिस में जो एलिमेंट होते हैं वो जस्ट डबल हो जाते हैं। टपल वाले में बताया था मैंने आपको, जब Rn ओवर R को मैंने Cn ओवर R करके देखा था, Cn ओवर R मैंने वेक्टर स्पेस करके देखा था, तो कितनी आई थी उसकी डायमेंशन 2n, जबकि Rn ओवर R की कितनी थी n। इसी तरह यहाँ पे R ओवर R था पहले, और यहाँ पे क्या करते हैं C ओवर R, तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि डायमेंशन ऑफ W1, डायमेंशन ऑफ W1 2 इंटू ये n+1/2, n+1/2, यानी कि n+1, ये मेरे पास इतनी होगी डायमेंशन, डायमेंशन मेरे पास इतनी होगी, ओके, डबल हो जाएगी, क्योंकि a11 a12 a13 ये सब कहाँ से आएंगे मेरे पास, C से आएंगे, और फील्ड क्या है R है,
फील्ड क्या है, आर है। अगर फील्ड को भी मैं सी कर दूं, फील्ड को भी मैं सी कर दूं, तो क्या होगा मेरे पास, फील्ड को सी करने के बाद वापस से मेरे पास जो एलिमेंट्स होंगे, वापस से जो मुझे मल्टीप्लाई करना होता है ना, कि भाई ये मेरा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, ये क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है। बेसिस के एलिमेंट देख लो, बेसिस के कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है ना, तो पहले बेसिस से एलिमेंट से समझ जाओ अच्छे से। ये n1 था, n2 था, ठीक है। बेसिस के एलिमेंट में देखो पहले क्या आता है, तो बेसिस में a11 के लिए तो 1, बाकी सभी के सभी 0, ठीक है, बाकी नीचे सब 0। अब देखो a11 लिख दिया मैंने, a12 की जगह पे तो 1, a12 की जगह पे ये 1 आ गया, ओके। अब a12 और a21 मेरा दोनों सेम है नहीं है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में AJI और AIJ दोनों सेम होते हैं, तो a11 तो 0 है, a12 1 है, तो क्या a21 मेरा 1 नहीं होगा, वो भी 1 होगा। इसके अलावा बाकी के सभी 0 होंगे, बाकी के सभी 0 होंगे। आगे चलो, आगे चलो भाई, अगर मैं करता हूं a11 a12, अब मुझे चाहिए a13, a13 मेरा 1 हुआ, तो a13 1 है, तो a31 भी, वो भी 1 होगा, वो भी मेरा 1 होगा, तो बाकी के सभी 0, ओके। इस तरह से अपना बेसिस एलिमेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तो कब है, C ओवर C या फिर R ओवर R, ये मेरा तब है। अब अगर मैंने मान लो C ओवर C कर दिया, C ओवर R कर दिया मैंने, तो मेरा बेसिस एलिमेंट में क्या आएगा, सेम रिपीट होंगे, बस यहाँ पे आई वाले में हो जाएंगे, जहाँ पे 1 है वहाँ पे आई वाले और ऐड हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर आई वाले और ऐड हो जाएंगे। और इन सब की मैंने पूरी की पूरी जो है ना एक्सप्लेनेशन टपल वाले में दी हुई है अच्छे से। अगर आपने वो लेक्चर देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये बाकी सभी 0, फिर 0 आई, फिर सिमिलरली a21 वाले पे आई, फिर 0, फिर 0, ठीक है, इस तरह से। तो C ओवर R में मेरा डबल हो जाएगा, C ओवर C या फिर R ओवर R में मेरा इक्वल रहेगा n+1/2, ठीक है, और C ओवर R में मेरा डबल हो जाएगा। तो ये इस तरह के जो है ना A = A ट्रांसपोज, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड है। इनका रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ओके, इनका रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखो। तो इसका कितना आंसर आया, n+1/2, जब क्या है C ओवर C, C ओवर C, C ओवर R, सॉरी ये R ओवर R है, R ओवर R या फिर C ओवर C कर लोगे तब भी बात सेम है, लेकिन C ओवर R होते ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं कहता आपसे कि मेरा W1, मैं एक एग्जांपल, ये फर्स्ट में ज्यादा टाइम लगा रहा हूं क्योंकि ये बाकी के एग्जांपल मेरे इजीली हो जाएंगे फिर, तो फर्स्ट एग्जांपल को समझो अच्छे से। अगर W1 में मैं इसको ऐसा लिखता कि भाई मेरा A एलिमेंट ऑफ V सच दैट A = A ट्रांसपोज ओवर C, ये मेरा क्या था, इसको एक मिनट, इसको ओवर R कर लो, इसको ओवर C कर लो, ये भी क्या कर लो मेरा। अगर B को मैं ऐसा लेता हूं कि AIJ एलिमेंट ऑफ R ओवर C, ये मेरा वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, ठीक है, तो मैं इसको वेक्टर स्पेस बनाता हूं पहले। अब मेरा ये वेक्टर स्पेस बन गया और यहां पर ये एलिमेंट ऑफ V, ओके, ये ठीक है। तो W1 की डायमेंशन अब क्या होगी, क्या होगी बताओ। अभी तो मेरे पास n+1/2 थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ A एलिमेंट ऑफ V, इसका मतलब जो भी AIJ होगा वो मेरा कहाँ से आएगा, C से आएगा, कहाँ से, C से आएगा। अब ओवर C है इधर ऊपर वेक्टर स्पेस में, सब स्पेस में ओवर R है, ठीक है, सब स्पेस में ओवर R है, तो इसकी डायमेंशन मुझे निकालनी है। तो सबसे पहले क्या ये मेरा सब स्पेस फॉर्म करेगा, क्या ये मेरा सब स्पेस बनेगा। तो देखो फील्ड अलग है, दोनों में फील्ड मेरा अलग है, तो मेरा सब स्पेस नहीं बनेगा, ये मेरा सब स्पेस नहीं बनेगा, तो इसकी डायमेंशन का तो कोई सवाल ही नहीं होता। हाँ, इसको अगर मैं कर दूं ना ऐसे, इसको अगर मैं अलग वेक्टर स्पेस बना दूं कि भाई मेरा AIJ एलिमेंट ऑफ C कर दूं, मैं ऐसा कर दूं A = A ट्रांसपोज AIJ एलिमेंट ऑफ C कर दूं मैं, और इसको मैं वेक्टर स्पेस बोलता हूं, तब मैं इसकी डायमेंशन निकाल सकता हूं, जो कि कितनी आएगी ये भी इसके हिसाब से n+1/2 × 2, क्योंकि एलिमेंट C है ओवर R से है, कितनी आएगी n × n+1, ठीक है।
लेकिन अगर मैं ए एलिमेंट ऑफ वी करता हूँ, फील्ड ओवर आर कर लेता हूँ मैं, तो मेरे पास ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में इतना कुछ था समझने वाली चीजें, ठीक है। अब सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब बड़े इजी है, सेम टू सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इनको डबल अप्रोच करने से अच्छा मैं एक ही अप्रोच में आपको बताऊंगा। अब देखो W2, इसका nn+1/2 आया था, इसका देखते हैं अपन W2 कि भाई A इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, C ओवर C कर लो या R ओवर R कर लो, बात सेम होती है, बात सेम होती है, ठीक है। लेकिन C ओवर R वो अलग हो जाता है, वो अलग चीज होती है, डबल हो जाती है, डायमेंशन इक्वल डबल हो जाती है। बट R ओवर C वो मेरा वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो A इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या है, A इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, यानी कि मेरे पास क्या आएगा, AIJ इक्वल टू माइनस ऑफ AJI, ये आएगा मेरे पास, ठीक है। और कब I नॉट इक्वल टू J, और I इक्वल टू J होगा तब क्या होगा मेरे पास, देखो AII इक्वल टू माइनस ऑफ AII, यानी कि 2AII इक्वल टू 0, AII इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 होंगे। होते भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि डायगोनल, ये सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक, ये मेरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक, ओके, ऊपर वाला सिमेट्रिक था। तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन भी यही होती है कि मेरा डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है। तो ये तो है AII इक्वल टू 0। तो अब मैं इसको बनाता हूँ, n/n में दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट। A11 डायगोनल एलिमेंट है, तो ये तो मेरा 0 हो गया। इसके बाद A12, A13, A14, फिर A1n। अब A21 लिखूंगा मैं, A21, तो A21 मेरा किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ A12 के इक्वल, माइनस ऑफ A12 के इक्वल, ठीक है, माइनस ऑफ A12। फिर आएगा मेरे पास A22, A22 क्या आएगा मेरे पास, 0 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद A23, A24, A2n, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा यहां पे आएगा A31, ये आएगा। A31 मेरा किसके इक्वल होगा, A31 मेरा माइनस ऑफ A13, ये क्या है 3 1, तो 1 3, तो माइनस ऑफ A13। फिर आएगा मेरे पास A32, A32 मेरा किसके इक्वल होगा, A32 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ A23 के इक्वल, माइनस ऑफ A, इसको थोड़ा छोटा समझ दिख रहा होगा आपको, समझ रहा होगा कि माइनस ऑफ A13 माइनस ऑफ A23 और A33 वाला 0, फिर इसके बाद A34, A3n। इसी तरह से माइनस ऑफ A14 माइनस ऑफ A24 माइनस ऑफ A34, फिर 0, फिर A4n, ठीक है। इस तरह से माइनस ऑफ A1n माइनस ऑफ A1n है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 इंटू n माइनस 1n-1, फिर इधर ये 2 वाली लाइन है ना, तो 2n-1 आएगा, 2n-1, फिर a इंटू 3n-2, ऐसे चलता चलता लास्ट में an क्या आएगा मेरे पास, 0 आएगा, ये बस क्या आएगा 0। तो ये मेरी n/n की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो इसकी डायमेंशन निकालते हैं। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको क्या, कि ये सब क्या है मेरे लोअर डायगोनल में, मतलब डायगोनल के नीचे, ठीक है, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, सारे के सारे डिपेंडेंट है। ये जो मेरे पास ये क्या था, ये था मेरे पास A31, तो मैंने इसको किसकी फॉर्म में लिख दिया, A13 की फॉर्म में, डिपेंडेंट हो गया। तो ये देखो, ये एक तो ये मेरा डिपेंडेंट है, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो बिलो द डायगोनल ये सारे के सारे हट जाएंगे, ठीक है, ये सब मेरे सारे के सारे हट जाएंगे। अब देखो ये मेरा यही वाला केस बन रहा है, यही वाला केस बन रहा है, लेकिन इसमें एक और चीज है। क्या चीज है,
कि डायगोनल एलिमेंट्स वो सब भी क्या है मेरे पास, जीरो है। क्या है मेरे पास, जीरो है। तो ये भी क्या हटेंगे। तो ये कितने एलिमेंट्स है टोटल, n एलिमेंट्स है। कितने, n एलिमेंट्स है। तो डायमेंशन ऑफ W2 मेरे पास क्या आएगी, डायमेंशन ऑफ V माइनस नंबर ऑफ Li रेस्ट्रिक्शंस, यही आएगा मेरे पास। डायमेंशन ऑफ V कितनी, n स्क्वायर, नंबर ऑफ Li रेस्ट्रिक्शन कितने हैं मेरे पास, यहाँ से 1 के, अब तो यहाँ से ऊपर से आ जाएंगे, ऊपर से 1, फिर इधर 2, फिर इधर 1 2 3, इधर 3 हो गए। तो nth रो में कितने होंगे, फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड रो में 2 है, थर्ड रो में 3 है, nth रो में n होंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे n, कितना बनेगा, n स्क्वायर माइनस समेशन n, यानी कि n स्क्वायर माइनस n प्लस 1/2, यानी कि n इंटू n माइनस 1/2। ये इसका आंसर आएगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई अगर C ओवर C या फिर R ओवर R, C ओवर C या फिर R ओवर R, तब मेरा कितना आंसर आएगा इसका, n इंटू n माइनस 1/2। ओके, ये मेरा इसका आंसर आएगा। अगर C ओवर R कर दूंगा मैं तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा डबल हो जाएगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मेरा फॉर्मूला अप्रोच था। दूसरा अप्रोच क्या, Li कंडीशंस, Li एलिमेंट्स, ये अप्रोच। तो Li एलिमेंट्स देखो, फर्स्ट रो में कितने Li एलिमेंट्स है, ये सब मेरे Li है। तो कितने हैं ये, n माइनस 1 एलिमेंट है, क्योंकि 1 तो मेरा, ये जो A11 एंट्री है वो तो मेरी 0 हो गई। कितने, n माइनस 1, फिर अगला n माइनस 2, फिर n माइनस 3, n माइनस 4, फिर यहाँ पे तो कितने, लास्ट रो में 0, इधर 1 होंगे, इधर 2 होंगे, इधर 3 होंगे, इधर n माइनस 4, n माइनस 3, n माइनस 2, n माइनस 1। तो नंबर ऑफ Li, डायमेंशन ऑफ W2 क्या होगी मेरे पास, नंबर ऑफ Li एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 अप टू n माइनस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 1, जो कि किसके को लगाए, n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, तो ये मेरा ये था। तो आपको दोनों अप्रोच आनी चाहिए। और यहाँ पे मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये भी मेरा बड़ा सिंपल था, इन दोनों से रिलेटेड था। अब इसमें और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे देखो कि मेरा आगे जब मेरा a इक्वल टू ए थीटा है, a इक्वल टू ए थीटा है, तो क्या होगा मेरा, तो मेरे पास क्या आएगा, तो देखो a इक्वल टू ए थीटा। ओके, तो इसमें देखो अगर मेरे पास ए आई जे एल, सबसे पहले तो ए थीटा का मतलब समझो। ए थीटा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझो। तो ए थीटा मतलब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, और अगर मेरे पास ये कंडीशन फॉलो होती है तो इस तरह की मैट्रिक्स है, इसको अगर मैं कहूंगा हर्मिशियन मैट्रिसेस। ओके, इस तरह की मैट्रिसेस मेरी क्या कहलाएंगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। और ए थीटा की डेफिनेशन क्या है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब सपोज करो कि मेरा ए आई जे सी से ना होकर किससे है, ये है मेरा आर से। और अभी फील्ड हटाओ, फील्ड को अपन देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं डेफिनेशन समझ रहा हूं, ए थीटा की डेफिनेशन क्या है और ए इक्वल टू ए थीटा की डेफिनेशन क्या है। अगर मेरा ए आई जे एलिमेंट ऑफ आर हुआ तो ए कॉन्जुगेट मेरा किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या बनेगा मेरा, ए थीटा क्या बनेगा मेरा, ए कॉन्जुगेट की जगह पे ए का ट्रांसपोज, यही बनेगा मेरा। और हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये कंडीशन है, यानी कि ए इक्वल टू ए थीटा इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ये तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन ही हो गया, ये अपना क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन ही हो गया। तो अगर मैं ए आई जे आर से लूंगा तो फालतू मेहनत करने की क्या जरूरत है, आंसर सेम आएगा, ओवर आर, यहाँ पे ओवर आर। ओके, बट अगर मैं ओवर सी लेता हूं, इसको क्या करता हूं मैं, ओवर सी करता हूं मैं, तब मेरा ये ऐसा नहीं होगा, तब मेरा ये इस तरह से नहीं होगा। तो ए इक्वल टू ए थीटा, इसमें क्या होता है कि मेरा ए आई जे प्लस आयोटा बी आई जे किसके इक्वल होता है मेरा, ए जे आई माइनस आयोटा बी जे आई, ये मेरा इसके इक्वल होता है कब, आई नॉट इक्वल टू जे। और जब आई इक्वल टू जे हुआ
तो क्या होगा, तो मेरे पास क्या होगा मुझे ये देखना है। तो रखो i इक्वल टू जे, तो क्या बनेगा मेरे पास ए आई आई प्लस आयोटा बी आई आई इक्वल टू ए आई आई माइनस आयोटा बी आई आई, मेरे पास ये बनेगा। तो ये कट गया। ओके, क्या है मेरे पास 2 आयोटा इंटू बी आई आई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट बी आई आई इक्वल टू 0 जब i इक्वल टू जे। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स पर सिर्फ रियल एंट्रीज होंगी हर्मिशन मैट्रिक्स में। हर्मिशन मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स पर मेरे पास सिर्फ रियल एंट्रीज होंगी, क्योंकि इमेजिनरी एंट्री जो थी मेरे पास बी आई जे वाली वो क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो जब i इक्वल टू जे होगा तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। अगर मैं इसको 2 क्रॉस 2 में दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है, ये अगर मैं इसको 2 क्रॉस 2 में दिखाने की कोशिश करूं तो कैसी दिखेगी मेरी मैट्रिक्स, देखो A11, फिर इसके बाद A12 प्लस IB12, फिर इसके बाद कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, मेरा आना तो चाहिए मेरे पास A21 प्लस IB21, ये आना चाहिए। और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल हो जाएगा ये। तो क्या बनेगा ये 21 की जगह पे 12, 21 की जगह पे 12 प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, और 21 की जगह पे 12, और डायगोनल में वही A22। ये मेरी हर्मिशन मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। कौन सा ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की। इस तरह की है मेरी हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इसका निकालते हैं अपन, C ओवर R करके निकालता हूं मैं, C ओवर R कर, अभी C ओवर C करके निकालो, चलो C ओवर C करके निकालो तो क्या आता है अपने पास, देखो। या फिर सबसे अच्छा है इसको R से समझो, शुरुआत R से करो क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो C ओवर R, तो देखो क्या आता है, मेरा डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अपन जो भी करेंगे ना डबल हो जाएगा। तो अपन C ओवर C का भी देख लेंगे, C ओवर R का भी देख लेंगे, आपकी जैसी भी इच्छा हो। तो देखो C ओवर R का कर रहे हैं, मैंने करा इसको मैं n बाई n में लेके चलता हूँ। ठीक है, A11, ठीक है, फिर इसके बाद A12 प्लस आयोटा B12, A13 प्लस IB13, इधर A1n प्लस IB1n, इस तरह से बनेगा मेरे पास। फिर इधर क्या बनेगा, A21 प्लस IB21, ऐसा बनेगा। और ये मेरा किसके इक्वल है, इस तरह से। कैसे लिखूंगा मैं इसको कि A21 की जगह पे A12 माइनस IB12, ऐसा ही होगा मेरे पास। ठीक है, डायगोनल एंट्री में 2 2, फिर इसके बाद A23 प्लस IB23, ऐसा आगे चलता जाएगा। फिर इधर A31 प्लस IB13, इस तरह का बनना चाहिए। लेकिन इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग, 13 की जगह पे 31, सॉरी यहाँ पे 31 है ना, हाँ 31 की जगह पे मैं 13 लिख दूंगा और I की जगह पे माइनस I। तो कैसे लिखूंगा मैं, देखो A13 माइनस IB13। इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, A32 प्लस IB32। तो इसको इसकी तरह से लिखूंगा मैं, तो कैसे लिखूंगा, A23 माइनस IB23, फिर A33, बाकी आगे। ठीक है, इस तरह से अपना चलता रहेगा, ये इस तरह से अपना चलता रहेगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, C ओवर R करता हूँ, मैं C ओवर R करता हूँ। तो इसमें ये मान लो एक बार के लिए इसको मैं 0i करके लिख देता हूँ। डायगोनल एंट्री में मान लेना मेरे पास 0i है, क्या है 0i। तो जो भी होगा मेरा डबल हो जाएगा, C ओवर R है, क्योंकि C ओवर R है। तो कितना है ये भाई, ये सब तो एंट्री हट गई मेरे पास, ये सब नीचे की एंट्री हट गई मेरे पास, डायगोनल के नीचे की एंट्री हट गई मेरे पास। जैसे सिमेट्रिक में हटी थी एंट्री, सिमेट्रिक में हटी थी, हट जाएगी ये मेरे पास। तो कितनी बचेगी ये, कितना आएगा इसका आंसर, n प्लस 1/2, n प्लस, क्योंकि ऊपर n एलिमेंट है, फिर n-1 है, फिर n-2 है, ऐसे चलते चलते लास्ट में 1 एलिमेंट बचेगा। वो कौन सा होगा, ANN प्लस 0i। ठीक है, तो इसको ANN डायरेक्ट ANN लिख देता हूं मैं, प्लस 0i भी मान लेना उधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कितना हुआ ये, n प्लस 1/2। ठीक है, C ओवर R है तो इंटू
2, तो 2 से 2 गया, ठीक है, 2 से क्या गया 2 गया। अब देखो अब मेरे पास क्या आता है कि मैंने करा ओवर आर है, ये आया मेरे पास, लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज हैं, जो मेरे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, उनमें इमेजिनरी टर्म क्या है, 0 है। इमेजिनरी टर्म क्या है, 0 है। तो वो तो फिक्स हो गई ना, उनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं आई, वो तो फिक्स हो गई, 0 है सारी, 0 है। तो 0 को क्या बेसिस में लिखने की जरूरत होती है, बेसिस में क्या आते हैं, एल आई एलिमेंट्स आते हैं, क्या आते हैं, एल आई एलिमेंट्स आते हैं, और एल आई एलिमेंट है तो बेसिस, और 0 है ये क्या है, जब इमेजिनरी सी ओवर आर कर रहे हैं, अगर सी ओवर सी होता तो बात अलग होती, सी ओवर आर की बता रहा हूं मैं, इमेजिनरी है 0 में, इमेजिनरी 0 है तो बेसिस में नहीं लिखा जाएगा। तो टोटल कितने जीरोज है, 1 2 3 4 अप टू n जीरोज, तो माइनस n, यानी कि क्या आएगी इसका आंसर, n स्क्वायर प्लस n माइनस n, यानी कि n स्क्वायर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा अपना, n स्क्वायर, ठीक है, आंसर कितना, n स्क्वायर आएगा। अब इसकी दूसरी अप्रोच देखो, दूसरी अप्रोच देखो क्या है अप्रोच, कि भाई एल आई रिस्ट्रिक्शन देखो कितनी हटी, एल आई रिस्ट्रिक्शन कितनी हटी मेरे पास, ये देखो, तो यहां से 2, फिर यहां से 4, ठीक है, तो टोटल डायमेंशन ऑफ वी कितनी थी, 2n स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि n बाई एन सी ओवर आर है तो 2n स्क्वायर होगा। तो डायमेंशन ऑफ w क्या बनेगी, डायमेंशन ऑफ w 2n स्क्वायर माइनस नंबर ऑफ एल आई रिस्ट्रिक्शन, माइनस नंबर ऑफ एल आई रिस्ट्रिक्शन, देखो कितनी होती है। अब इधर जब आप करोगे तो कितनी है ये, n माइनस 1 बाई 2, क्योंकि इधर n माइनस 1 आती है, सॉरी इधर 1 रिस्ट्रिक्शन है, सेकंड रो में कितने रिस्ट्रिक्शन है, 1 रिस्ट्रिक्शन है, थर्ड रो में 2 रिस्ट्रिक्शन है, तो nth रो में n माइनस 1 रिस्ट्रिक्शन है। वही है, ऊपर वाले दोनों केस चल रहे हैं, तो कितना n इंटू n माइनस 1, ठीक है, बाई 2 इंटू 2, बाई 2 इंटू 2, ये इंटू 2 कौन सा, सी ओवर आर की वजह से, आगे बात समझ में। फिर देखो अब क्या है कि मेरे पास ये कि भाई ये जो है ना 0, इनका भी तो हटेगा, 0 है, ये 0 है, रिस्ट्रिक्शन 0 है, तो ये भी तो मेरे पास ऐड होंगे, तो प्लस n 0 है तो ये n ऐड हो गए। प्लस क्यों करा, प्लस को समझना, प्लस माइनस में बहुत बड़ी गलती होती है। मैं क्या बोलता हूं, डायमेंशन v माइनस नंबर ऑफ एल आई रेस्ट्रिक्शंस, तो जो 0 है 0 0 0 0 कितनी बार है, n बार है, और वो क्या है 0 रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन है ना, तो रिस्ट्रिक्शन में ऐड हो गया ना। तो देखो क्या आता है आंसर, ये 2 से 2 गया, अंदर करूंगा मैं n स्क्वायर माइनस n, क्या आएगा ये n स्क्वायर माइनस n, और माइनस n प्लस n, ये हट गया, तो 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या आया मेरे पास, n स्क्वायर, कितना है इसका आंसर, n स्क्वायर। इस तरह से अपने को करना होता है। ओके, तो यहाँ पे ये हर्मिशन मैट्रिक्स में, किसमें, हर्मिशन मैट्रिक्स में थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज होती है कि अपन किस तरह से चीजों को करते हैं। ओके, अब अपन चलते हैं स्क्यू हर्मिशन में, किसमें, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स में। तो जैसे स्क्यू सिमेट्रिक था वैसे ही स्क्यू हर्मिशन होगा, ठीक है, वैसे ही स्क्यू हर्मिशन होगा। तो a इक्वल टू माइनस ऑफ ए थीटा, स्क्यू हर्मिशन, ठीक है, तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस के इक्वल, ठीक है। और i इक्वल टू जे पर क्या होगा मेरा, i इक्वल टू जे पर मेरे पास क्या आएगा वो देखो, ठीक है। तो देखते हैं अपन कि i इक्वल टू जे, तो ए आई आई प्लस आयोटा बी आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई प्लस आयोटा बी आई आई, ठीक है। तो ये तो हट गया, ये तो हट गया, इसका मतलब 2 इंटू ए आई आई इक्वल टू 0, यानी कि ए आई आई इक्वल टू 0। तो जो अपन लिखते हैं ना ए आई जे प्लस बी आई जे, एलिमेंट किस तरह का होता है, एक्स प्लस आई वाई, सी में इसी तरह का एलिमेंट होगा, ओके, एक्स प्लस आई वाई। तो जो इसका रियल पार्ट क्या होगा, हमेशा 0 होगा, रियल पार्ट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो जो भी मेरी मैट्रिक्स बनेगी, हर्मिशन मैट्रिक्स, जो भी मेरी हर्मिशन मैट्रिक्स बनेगी, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, उसमें या तो प्योर 0 आएगा, या तो जैसे स्क्यू सिमेट्रिक में आता है, या फिर आएंगे मेरे पास सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स, सिर्फ क्या आएंगे, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है।
तो देखो इसका आंसर क्या निकलता है। तो प्योर जीरो हुआ, मान लो प्योर जीरो हुआ, ये मेरे पास मान लो ये प्योर जीरो है सारे के सारे। बाकी जो नीचे लोअर डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है, ये जो भी नीचे लोअर डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, इन सबको तो क्या मैं इनसे लिख सकता हूं, मैं ऊपर जो अपर डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो देखो मान लो ये, तो इसमें आंसर क्या आया था, मानो मत, इसमें आंसर क्या है अपना कि जब ये जीरो है कितना आया था, n-1/2, n इंटू n-1/2, और c ओवर r कर रहे हैं अपन, c ओवर r कर रहे हैं, ये भी जीरो हो गया अपना, तो c ओवर r a इक्वल्स टू a थीटा, a इक्वल्स टू माइनस ऑफ a थीटा, तो क्या हुआ n-1/2 इंटू 2 यानी कि n² माइनस n। एक तो मेरे पास ये अप्रोच है, एक तो मेरे पास इसकी हेल्प से ये अप्रोच है। अगली अप्रोच क्या है मेरे पास, वो देखो, अगली अप्रोच क्या है मेरे पास वो देखो। तो अभी अपन ने इसमें देखा, इसमें क्या था, इधर तो मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं सारे के सारे, इधर भी मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं जो कि इससे रिलेटेड है, तो इधर से तो अपन को देखना ही है। बीच में कौन से नंबर थे मेरे पास, ये a11 प्लस 0i, a22 प्लस 0i, a33 प्लस 0i, ann प्लस 0i, ये थे मेरे पास इसमें, इस वाले में। लेकिन इस वाले में क्या हो गया, ये जो a11, a22, a33, ann, ये भी क्या हो गए, ये भी मेरे जीरो हो गए, ये भी क्या हो गए मेरे पास, ये भी सारे के सारे जीरो हो गए। तो कितने और कंडीशन बढ़ गई, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन कितनी और बढ़ गई, n रिस्ट्रिक्शन और बढ़ गई, n रिस्ट्रिक्शन और बढ़ गई। तो n² तो था, उसके बाद n रिस्ट्रिक्शन और आ गई, तो माइनस ऑफ n। तो इसका आंसर क्या है, n² माइनस n, n² माइनस n है इसका आंसर। ओके, अब देखो आगे, अगले चलते अपन। अच्छा, इनका बेसिस भी देख लो आप, इनका बेसिस भी देख लो। अगर मैं बात करूं हर्मिशन मैट्रिक्स C ओवर R की, हर्मिशन मैट्रिक्स C ओवर R, a इक्वल्स टू a थीटा, तो बेसिस क्या बनेगा इसका। सबसे पहले मैं डायगोनल एलिमेंट्स लिखता हूं मैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स लिखता हूं सबसे पहले। तो 1 0 0 बाकी सब जीरो, ओके, समझ लेना इसको। अगला 0 0 0, ठीक है, बाकी सब जीरो, और बीच में ये a22 वाला 1, बाकी सब जीरो, ठीक है। फिर इसके बाद 0 0 1, बाकी के इधर सब जीरो, ये डायगोनल एलिमेंट है मेरे पास, ओके, a33 है ये। इस तरह से ये चलेगा C ओवर R में, ठीक है। फिर इसके बाद a12, ये 1 1 है, 1 2, a12 किसके इक्वल, इधर आएगा, इधर आ जाएगा, ओके। बाकी की सब जीरो, जैसे सिमेट्रिक में बनाया था वैसे सब। तो C ओवर R है, तो मेरे को I वाली टर्म्स भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा फील्ड R है, आयोटा वाली टर्म्स भी लिखनी पड़ेगी। तो क्या मेरे को डायगोनल में आयोटा वाली टर्म्स लिखनी पड़ेगी, डायगोनल में नहीं लिखनी पड़ेगी मेरे को आयोटा वाली टर्म्स, क्योंकि डायगोनल में a इक्वल टू a थीटा में हमेशा प्योरली रियल नंबर आते हैं, प्योरली रियल नंबर आते हैं मेरे पास। तो डायगोनल में नहीं लिखूंगा, लेकिन बाकी हर जगह पे आयोटा आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0, आगे से 0, ठीक है। अगला मेरा आयोटा आगे बढ़ेगा, 0 0 आयोटा, 0 0 0 0, फिर इधर 0, ये 1 3 है तो 3 1 पे आयोटा, बाकी सभी 0। इस तरह का मुझे बेसिस दिखेगा। आपको कभी भी डायगोनल एलिमेंट पे, जैसे मान लो ये आयोटा, ये 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3x3 का मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, हर्मिशन मैट्रिक्स कभी भी आपको इस तरह की नहीं दिखेगी, ठीक है। आयोटा आपको डायगोनल एलिमेंट पे नहीं दिखेगा, डायगोनल एलिमेंट आयोटा अपना नहीं होगा। तो बेसिस इस तरह का दिखेगा अपना, बेसिस देखना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, माइनस ऑफ ए थीटा की, माइनस ऑफ ए थीटा की बात करता हूँ मैं, तो क्या होगा मेरे पास, ये 0 हो जाएंगे मेरे पास, ये भी क्या हो जाएंगे 0, डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। तो n² माइनस n, ये मेरे पास बेसिस आ गया, ओके। आगे देखो, आगे करते हैं, आगे इसको अगला। तो इस तरह से सिंपल है बिल्कुल, डेफिनेशन पे जाओ, उनको समझो बस, रिस्ट्रिक्शन निकालने की कोशिश करो, क्या रिस्ट्रिक्शन है अपने पास और क्या कंडीशन है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन में और कंडीशन में, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन मतलब जो डिपेंडेंट है, और कंडीशन मतलब एलाई एलिमेंट, एलाई कंडीशन मतलब कि जो बिल्कुल एलाई है। क्या मतलब कि जैसे मैंने अपर डायगोनल में लिया ना, आप चाहते तो लोअर डायगोनल को आप एलाई बना लो, अपर डायगोनल को आप एलडी बना लो। भाई
जैसे मैंने करा था इधर कि भाई मेरा ये A11, A12, A13 3x3 में लेके देखता हूँ मैं, A21, A22, A23, A31, A32, A33 मैंने ये लिया था। तो मैंने क्या करा था, इसको मैंने इसकी फॉर्म में लिखा था, इसको मैंने इसकी फॉर्म में लिखा था, इसको मैंने इसकी फॉर्म में लिखा था, तो मैंने इनको हटाया था। यही किया था मैंने, क्योंकि मेरा AIJ इक्वल्स टू AJI यही होता है। तो मेरा A12 A21 के भी तो इक्वल होता है। आप A21 को A12 के इक्वल बोलो या A12 को आप A21 के इक्वल बोलो, बात सेम ही है। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे क्या कि भाई ये मेरा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। भाई आप A12 को A21 की फॉर्म में लिख दो तो इसको हटा दो, A13 को आप A31 की फॉर्म में लिख दो तो इसको हटा दो, A23 को आप A32 की फॉर्म में लिख दो तो इसको हटा दो। ये मेरा बात तो सेम ही ना। और ये भी क्या है मेरे पास, LI है, ये भी क्या है मेरे पास, LI है। तो इस तरह से आपको खुद को बनाना आना चाहिए, खुद को सोचना है इस बारे में कि कैसे करें, नए नए मोटिवेशन लाते रहो, नई नई टेक्निक्स बनाओ, अपनी टेक्निक्स, ठीक है। तो तभी आपका काम चलेगा, वरना एक टेक्निक से काम नहीं चलेगा। ये सवाल रिपीट नहीं होने वाले हैं, इनमें से जहां तक मुझे लगता है इनमें से एक भी सवाल नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए। जो मैं करवा रहा हूँ इनमें से एक भी सवाल आना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेथड बिल्कुल यही आएगा, मेथड बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ लो आप अच्छे से, ठीक है। अगला देखो क्या कि A एलिमेंट ऑफ V सच दैट A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। फिर उसके बाद एक और कंडीशन है कि ट्रेस ऑफ A0, फिर उसके बाद A11 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और AIJ इधर एलिमेंट ऑफ R था, इधर इस क्वेश्चन के लिए एलिमेंट ऑफ R था। C के लिए भी देख लेंगे अपन। इन दोनों को आपको R ओवर R के लिए भी चेक करना है, R ओवर R या C ओवर C के लिए भी आपको चेक करना है, ठीक है, क्या आंसर निकलता है, और बेसिस ही बनाना है आपको। इधर देखो A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज क्या था मेरा आंसर, ये A11, A12, A13, A14, इस तरह से A21, A22, A23, A24, ठीक है, A31, A32, A33, A34, AN1, AN2, AN3, ANN। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अपन, ठीक है, कि मेरा A1N, A2N, A3N, ANN, ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ये जो लोअर डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये क्या होंगे, इन्हीं की फॉर्म में हो जाएंगे, ऊपर वालों की, ऊपर वाले डायगोनल, ये अपर डायगोनल एलिमेंट्स की फॉर्म में। तो इसका आंसर कितना निकला था अपना, अगर मैं ये बाकी के दो कंडीशन हटा दूं, A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज रखूं R ओवर R में, क्या आंसर निकला था मेरा, R ओवर R में NN प्लस 1/2 निकला था मेरा, NN प्लस 1/2 निकला था मेरा। अब मैंने क्या करा, अब मैंने क्या कर दिया कि मेरा ट्रेस ऑफ A भी 0 है, ये मेरा डायगोनल एलिमेंट नहीं है ये, ठीक है, A34 मेरा डायगोनल एलिमेंट नहीं है। मेरा क्या है, ट्रेस ऑफ A भी 0 है, यहां तक तो मेरा ठीक था। अब मैंने क्या कर दिया, एक कंडीशन और बढ़ाई, क्या कि ट्रेस ऑफ A 0 है। ट्रेस ऑफ A मतलब कि भाई मेरा A11, A22, A33, A44 प्लस ANN इक्वल्स टू 0, मेरा ये 0 है, ठीक है। इसका मतलब आप A11 को बाकी सबकी फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बाकी सबको RHS साइड पे ले जाओ, ठीक है, बाकी सबको RHS साइड पे ले जाओ। तो A11 को अलग से लिखने की जरूरत है क्या आपको, नहीं है, A11 को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A11 को आप इनकी फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आपके पास A22 है, A33, A44, ANN है ना, तो आपके पास ऑटोमेटिकली A11 भी है। क्यों, क्योंकि ट्रेस ऑफ A 0 है। तो कितनी रिस्ट्रिक्शन मिली, कितनी LI रिस्ट्रिक्शन मिली, 1। तो LI रिस्ट्रिक्शन मिली ना, तो -1, क्योंकि तो प्योर आंसर था। इसके बाद रिस्ट्रिक्शन देख रहे हैं अपन, भाई यहां तक मान लो, यहां तक तो मेरा ये वाला था, इसको मेरा V मान लो, थोड़ी देर के लिए इस W1 को मेरा V मान लो। V है तो W5 क्या है मेरा, सब स्पेस होगा, इसका W1 का सब स्पेस होगा। तो डायमेंशन ऑफ V, इसको ऐसे फॉर्मूला अप्रोच लगाओ, क्या कि भाई मेरे पास डायमेंशन ऑफ W5 क्या आएगी, डायमेंशन ऑफ W1 माइनस नंबर ऑफ LI रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ये आएगा मेरे पास।
डायमेंशन W1 n प्लस 1/2 माइनस 1 तो हो गया नंबर ऑफ एलाइड रिस्ट्रिक्शन। अगला A11 0 है, A11 0 है। देखो कि भाई मेरे पास 0 ये आया था ना, ट्रेस ऑफ A0 है, A11 A22 A33 ANN ये 0, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि मेरा A11 क्या है मेरे पास, ये 0 है, क्या है 0 है, यानी कि मेरा ये 0 है। तो ये 0 तो फिक्स हो गया ना, 0 तो मेरा फिक्स हो गया। तो इस 0 को लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स में तो फिक्स हो गया ये। तो एक कंडीशन इसकी हटी। तो देखो कैसे हटी, क्योंकि A22 को अब आप बाकियों की फॉर्म में लिख सकते हो, A33 A44 ANN। जब तक कि मेरा ये A11 0 नहीं था तब तक मैंने क्या किया था, A11 को मैंने बाकियों की फॉर्म में लिखा था, यही किया था मैंने। अब जब मेरा A11 भी 0 आ गया है तो यहाँ पे मेरे ये कंडीशन बनती है, और इससे मैं A22 को, जरूर नहीं है A22, आप A44 ले लो, A10 ले लो, A100 ले लो, उसको आप बाकियों की फॉर्म में लिख सकते हो। तो एक कंडीशन मेरी यहाँ से आ गई, एक कंडीशन मेरी यहाँ से आ गई। तो देखो कितनी बनी नंबर ऑफ एलाइड रिस्ट्रिक्शन, 2 बनी, कितनी बनी, 2 बनी, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा मेरे पास, n+1/2 माइनस, ये एलसीएम ले लिया मैंने, -4 हो गया, 2 - 4, तो n² + n - 4/2। ये मेरा डायमेंशन ऑफ W5 है, ओके, डायमेंशन ऑफ W5 है। तो अभी तक मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवाए, ठीक है, 5 क्वेश्चंस। इसमें आपको C/R तो मैंने बता ही दिया है, C/R तो मैंने आपको बता ही दिया है। C/C भी देखो, C/C का क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको, इसको थोड़ा आइडिया देता हूँ आपका, कि अगर मेरा A = A थीटा होगा, A = A थीटा, तो C/C क्या मतलब कि मेरा Aij एलिमेंट ऑफ C है, ठीक है। इसको देखो तो मेरे पास इस मैट्रिक्स देखो किस तरह की बनेगी इसमें, कि भाई मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या होंगे, रियल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और फिर इधर इमेजिनरी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, यही होगा। तो इधर के हिसाब से n(n-1/2), अगर मैं सिर्फ इसका लेता हूं, मैं अभी इसको नहीं ले रहा, मैं डायगोनल एलिमेंट को, अगर मैं सिर्फ इमेजिनरी एलिमेंट लूंगा, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे ये इसी के इक्वल है, तो इधर के क्या होगा, n(n-1/2), ठीक है, क्योंकि ये एक एलिमेंट हट गया, बाकी के एलिमेंट कितने यहाँ पे n-1, फिर एक ही है, फिर एक ही है, फिर बाकी के n-2, तो समेशन कितना आएगा, n(n-1/2) C/C, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा रियल में कितने एलिमेंट आ रहे हैं मेरे पास, सिर्फ ये n एलिमेंट है मेरे पास रियल के, ओके। तो ये आएगी मेरी, जब C/C ले रहा हूं मैं, तो क्या होगा मेरा, n² - n + 2n/2, यानी कि n+1/2, n(n+1/2), मेरे पास ये आएगा, ओके। ये मेरा कब तक C/C था। अब इससे अपन C/R लाने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, C/R लाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अपना आंसर सही है नहीं है ये वाला। तो देखो कैसे चेक करेंगे अपन, तो जब C/R होगा तो मेरे पास ये एंट्रीज भी जुड़ जाएंगी, भाई ये तो रियल है ही सही, ये तो मेरे पास रियल है ही सही, तो मेरे पास फील्ड से कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को। अगर मैं C/R करता हूँ, इसको मैं इसको C/R करता हूँ तो मेरे को फील्ड से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप इधर जो भी होगा मेरा A11 जो भी होगा मेरा, उसको अगर मैं α.A11 करता हूँ तो वो मेरा एलिमेंट ऑफ C रहेगा, मेरा, क्योंकि अल्फा कहाँ से, मेरा R से है। तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और इधर के लिए मुझे जोड़ने पड़ेंगे, इधर के लिए मुझे, कि भाई मुझे जब मेरा होगा ना, जैसे मान लो मेरा A12 + IB12 मेरा क्या है, 5 + 3i है, 5 + 3i है मेरा। तो मुझे इस 3i के लिए, 3i वाली टर्म के लिए मुझे इधर एलिमेंट जोड़ने पड़ेंगे। तो कितने जोड़ने पड़ेंगे, ये इधर n-1 एलिमेंट इधर जोड़ने पड़ेंगे बेसिस में, फिर इधर नीचे n-2 एलिमेंट जोड़ने पड़ेंगे। तो कितना होगा ये C/R के लिए टोटल तो क्या हुआ, n(n+1/2), फिर n(n-1/2 एलिमेंट, ये n(n-1/2 एलिमेंट
फिर प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि मैं एलिमेंट जोड़ने पड़ेंगे हमें, बेसिस में एलिमेंट जोड़ने पड़ेंगे हमें, आई वाले एलिमेंट, ओके, आई वाले एलिमेंट जोड़ने पड़ेंगे। और वो कितने होंगे? यहाँ से n-1, फिर n-2, फिर n-3, n-4, फिर इधर जाके 0 हो जाएगा, इधर सॉरी 1 हो जाएगा लास्ट में, इधर 1। तो कितना आएगा आंसर? देखो इसका आंसर आ रहा होगा n² प्लस n प्लस n² माइनस n अपॉन 2, ठीक है, यानी कि n²। अपना आंसर सही है, देख लो अपना आंसर सही है। इस तरह से आपको अप्रोच लगानी है, ठीक है। तो अभी मैंने 5 क्वेश्चन करवाए, नेक्स्ट लेक्चर में अपने ये 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी में करवा देता मैं, लेकिन लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखो, नेक्स्ट लेक्चर में अपने 5 क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं। तो इस लेक्चर में तो 5 क्वेश्चन अपने हुए, तो आपको समझ में आ गए होंगे। आप बस कोशिश करो, डेफिनेशन पर जाओ, डेफिनेशन सेट की क्या बोलती है आप उसको देखो, ठीक है। और जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था उसमें ये NBHM 2017 में आया हुआ है, NBHM 2017 में आया हुआ है अपना क्वेश्चन ये, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े इजी वे में पढ़ा रहा हूँ मैं, और जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो भी आराम से क्रैक हो जाएंगे आपसे। बस करना क्या है, सेट की डेफिनेशन समझो, जो रिस्ट्रिक्शंस, जो अपने पास कंडीशन सारी उनको समझो, मेथड्स लगाओ अपने अपने कि भाई अगर नंबर ऑफ एलाई रिस्ट्रिक्शन है तो उसके लिए क्या मेथड लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलाई कंडीशन है, नंबर ऑफ एलाई एलिमेंट्स है तो उसके लिए क्या हो सकता है, कैसे ऐड करना है, कैसे माइनस करना है, प्लस और माइनस दोनों का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन 5 क्वेश्चन के साथ, और इनके साथ कुछ पॉसिबल हो तो और क्वेश्चन भी करेंगे अपन। क्वेश्चन अभी यही नहीं है, बहुत क्वेश्चन है अभी, तो ये तो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन खत्म होंगे, ये तो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन है लास्ट तक, ये तक क्वेश्चन और भी है, लेकिन फिर ज्यादा कराने का मतलब नहीं है, क्योंकि थोड़ा इनमें वेरिएशन ला के चेंज करना है मुझे। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो उनमें भी और भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन अभी मैट्रिक्स वाले, फिर आएंगे आपके पास पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन आएंगे, इस नेक्स्ट लेक्चर अपने पास पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।